सोचिए एक ऐसा अदृश्य हमलावर जो बिना छुए सिर्फ हवा के जरिए आपके शरीर पर कब्जा कर ले, और दूसरा जो दिन के उजाले में एक खास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करके सीधे आपके खून पर हमला करे। आज के इस डीप डाइव का मेन मिशन यही है। हम नोट्स के आधार पर वायरस जनित रोगों, मेन रूप से मीजल्स यानी खसरा और डेंगू की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सुनने में ये भले ही आम लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। सच में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। वही तो, मतलब रुबियोला वायरस या पैरामिक्सो वायरस फैमिली को ही ले लीजिए। मैं इसे एक इनविजिबल निंजा मानती हूँ जो हवा के रास्ते सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात कि इसके लक्षण आने में करीब 3 से 5 दिन लगते हैं। शुरुआत एकदम नॉर्मल होती है, जैसे तेज बुखार हो गया, खांसी या लाल आंखें। किसी को शक ही नहीं होता कि ये खसरा है। राइट। पर यहाँ एक प्रो टिप है जो मैंने उन नोट्स में देखी थी। मुंह के अंदर जो सफेद चकत्ते उभर आते हैं ना, जिन्हें कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स कहते हैं, हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर जो इसके लाल दाने होते हैं वो हमेशा कान के पीछे से शुरू होकर चेहरे और फिर पूरे शरीर पर फैलते हैं। वेट, कान के पीछे से ही क्यों? इसका कोई खास रीजन है क्या, या बस ऐसे ही? अरे नहीं, इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ लिम्फ नोड्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इस निंजा से लड़ता है तो सबसे पहला और तगड़ा रिएक्शन वही होता है। वो दाने असल में इसी जंग के निशान है। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इससे बचाव के लिए वही एमएमआर वैक्सीन सबसे जरूरी है। और हाँ, एडिक्वेट रेस्ट और फ्लूइड्स के साथ विटामिन ए सप्लीमेंट का भी बड़ा रोल बताया गया है। सही पकड़ा। विटामिन ए एक्चुअली हमारे सेल्स को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। तो ये तो बात हुई हवा वाले हमलावर की। हाँ, और अब आते हैं दूसरे मास्टरमाइंड पर, जिसे हवा नहीं बल्कि अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, मतलब मच्छर, डेंगू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो डेंगू के 4 अलग-अलग सीरोटाइप्स हैं, DNV 1 से 4 तक, इनका क्या फंडा है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये एक ही वायरस के 4 अलग भेष हैं। अगर किसी को एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी उस एक के लिए जिंदगी भर की इम्यूनिटी बना लेगी। ओके। लेकिन बाकी 3 अभी भी आप पर अटैक कर सकते हैं, और इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है एडिस एजिप्टी मच्छर, जो खासकर दिन में काटता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड करीब 10 से 12 दिन का होता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जोड़ूं तो इसे ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसमें जोड़ों के दर्द के साथ साथ आंखों के पिछले हिस्से में तेज दर्द होता है, जिसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। बिल्कुल। पर सबसे डरावनी स्टेज ये नहीं है। सबसे खतरनाक है डेंगू हेमोराजिक फीवर, यानी DHF। इसमें अचानक ऐसा क्या होता है कि बात सीधा जानलेवा बन जाती है? DHF में वायरस सीधे ब्लड वेसल्स की वॉल्स को टारगेट करता है। इससे नसें कमजोर पड़ने लगती हैं और लीक होने लगती हैं। उसी टाइम बॉडी वायरस से लड़ने के चक्कर में प्लेटलेट्स को भी तेजी से गिराने लगती है, जिसका सीधा मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग। ये सच में डरावना है। और पता है, यहाँ एक चूक अक्सर लोग करते हैं। बुखार में हम लोग आमतौर पर कोई भी पेन किलर उठाकर खा लेते हैं, पर नोट्स में क्लियरली था कि डेंगू में एस्पिरिन लेने से सख्त मना किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्पिरिन का काम है खून को पतला करना और प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकना। डेंगू में पहले से ही आपके प्लेटलेट्स कम हैं, तो एस्पिरिन लेना बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। मेक सेंस। इसलिए ऐसे में सिर्फ पैरासिटामोल और बहुत सारे तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स ही सेफ माने जाते हैं। एग्जैक्टली। और अगर बचाव की बात करें तो ये एडीज मच्छर गंदे नालों में नहीं, बल्कि हमारे ही घरों के साफ और रुके हुए पानी में पनपता है, जैसे कूलर, फ्रिज की ट्रे या पुराने टायर्स में। हाँ, तो रुके हुए पानी पर थोड़ा केरोसिन छिड़क देने से उसके लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो नेचुरली नष्ट हो जाते हैं। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू है। सो ट्रू। जरा इसके बारे में सोचिए। एक वायरस हमारी सांसों का फायदा उठाकर हमारे सिस्टम को हैक करता है और कान के पीछे से अपनी जंग के निशान छोड़ता है, जिसे हम खसरा कहते हैं। और दूसरा, हमारे ही घरों के साफ पानी और दिन के उजाले का यूज करके हमारे खून की प्लेटलेट्स पर हमला करता है। यह सूक्ष्म जीव इंसानी आदतों और हमारे एनवायरनमेंट का फायदा उठाने में कितने बड़े मास्टरमाइंड है।
अगली बार जब आपको कहीं रुका हुआ पानी दिखे तो इस बारे में जरूर विचार कीजिए।